हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। हम अपना चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस कर लिया है। एंड यस, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी सॉरी हूँ, आई एम हियर टू अपोलोजाइज। लास्ट वीडियो में मैंने फ्लो में ह्यूमंस को बायसेक्सुअल बोल दिया था। ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल होते हैं। मैंने आपको पहले भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बताया था कि ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, सेक्सेस या कौन से रिप्रोडक्टिव पैटर्न में मौजूद हैं, उसके बेसिस से आप उन्हें मेल, फीमेल, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, मोनोशियस, डायशियस, हर्माफ्रोडाइट, होमोथैलस, हेटेरोथैलिक, वेरियस टाइप्स ऑफ टर्म्स यूज करते थे अलग अलग एनिमल्स या अलग अलग प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स के कंडीशंस पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब हम अपने इस वीडियो पर आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इनके पार्ट को भी हम दो, जैसे हम लोग ने मेल को डिवाइड किया था वैसे इनका भी डिवाइड करेंगे। एक आपके होंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और दूसरा आपका होगा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। तीसरा आपका होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंड इनमें एक एडिशनल पार्ट होता है मैमरी ग्लैंड, फंक्शनल मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड जो होती है मैमल्स में एक तरह का ये फीचर है, क्लास मैमेलिया का एक फीचर होता है फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इन देयर फीमेल्स। तो मैमल्स में अगर आप मेल्स को देखोगे तो मेल्स में उनका जो मैमरी ग्लैंड होता है वो फंक्शनल नहीं होता है, वो वेस्टिजियल हो चुका है, रूडिमेंट्री हो चुका है, उसका कोई मतलब फंक्शन नहीं है। जबकि फीमेल्स में ये फंक्शनल होता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन या एट द एंड ऑफ देयर जेस्टेशन पीरियड। तो हम सबसे पहले किसे डिस्कस करेंगे? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या आएगा आपका? पेयर्ड ओवरीज। फीमेल्स में दो ओवरी पाई जाती हैं एंड उन्हीं ओवरी को हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक, पार्ट को आप थोड़ा अच्छे से लिख लो। ठीक, पेयर्ड ओवरीज। ओके, पेयर्ड ओवरीज रहती हैं। ओवरी का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो उनका जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे काफी अच्छा स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं ताकि हमें चीजें क्लियर रहे। तो इसमें क्या होता है, ओवरी कुछ आपकी इस शेप की रहती है, नियरली स्फेरिकल शेप रहता है। तो उसकी एक आउटर लेयर रहती है और उस आउटर कवरिंग को या आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे? एपिथेलियम बोलते हैं। ये चीजें तो आप लोगों ने चैप्टर टिश्यूज में पढ़ी ही होगी। तो ये जो आउटर कवरिंग है या आउटर लेयर एपिथेलियम है, इसके अंदर जो ये चैम्बर बनकर आता है या जो ये पोर्शन बनकर आया है, इसे हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा। एंड जो ये ओवेरियन स्ट्रोमा, ये जो पोर्शन है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इसको आप ऐसे रफ करके मतलब एक थोड़ा रफ आइडिया लेने के लिए ऐसे बना सकते हो। ये इनका वो पोर्शन जो बाहर की तरफ है, जो आउटर है या जो एपिथेलियम की तरफ है, जो पेरिफेरल है, तो वो पोर्शन को हम डिवाइड कर लेंगे। एक आपका हो जाएगा आउटर पोर्शन और एक आपका अंदर की तरफ। तो वो पोर्शन हो जाएगा इनर पोर्शन। आउटर को बोला जाता है, आउटर होता है आपका कॉर्टेक्स एंड इनर होता है आपका मेडुला पोर्शन। ठीक, ओवरी चैम्बर, ओवरियन स्ट्रोमा को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। एंड ओवरी क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये ओवरीज ही होती हैं जो क्या करती हैं? फीमेल गैमेटोजेनेसिस कराती हैं। साइट ऑफ फीमेल गैमेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स। ठीक, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यही होने वाला है। प्लस यहाँ पास कई सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स भी मिलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक, इन स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी आगे हमें डिस्कस करना है, इनका भी अपना इंपॉर्टेंस है। तो आपका जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बड़ा सिंपल है, बस उसमें ओवरी है और ओवरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और ओवरी का फंक्शन क्या है वो भी बता दिया। फिर अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड, दैट इज सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट।
सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में कुछ ट्यूब्स आएंगी, कुछ चैम्बर्स आएंगे, कुछ कैविटीज आएंगी, तो वो सब मिलके एक पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसे कंसिडर करते हैं एज सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट या सेकेंडरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारा क्या आएगा, आपका एक पेयर्ड ट्यूब्स आता है एंड इन ट्यूब को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक, जैसे आपने मेल्स में पढ़ा था उनका जो सेकेंडरी ऑर्गन था वहां पास आपका पेयर्ड डक्ट आ रहा था, उसी तरह से यहाँ पास भी पेयर्ड ट्यूब या डक्ट है, उस डक्ट को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको मतलब इसका जो कनेक्शन है कहाँ पे ये किससे अटैच है उसके बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट होता है आपका इनफंडिबुलम, एक होता है आपका एम्पुला एंड एक होता है आपका इस्थमस। ठीक, 3 पार्ट में आप इसे डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, ये आप मैंने लिख तो दिया है बट या इट्स ट्रू सिर्फ लिखने से वो क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसको आप ऐसा एक मेरा रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप उसे ध्यान से देखना क्योंकि उसमें सारे सेकेंडरी प्रोडक्टिव पार्ट तभी आपको क्लियर हो पाएंगे। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिव पार्ट में एक होता है इनका पेयर्ड ट्यूब, पेयर्ड ट्यूब के साथ इनमें एक चैम्बर होता है जिसे हम यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस के साथ साथ नीचे एक और पोर्शन होता है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं एंड उसके नीचे एक पोर्शन होता है जिसे हम वजाइना बोलते हैं। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं ये सारे पार्ट्स किसमें आते हैं, आपके सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं। तो इनको लिखने से बेटर है कि एक छोटा सा रफ डायग्राम हम देख लें तो वो काफी क्लियर कर देगा चीजों को। तो इसमें आप क्या करो, पहले देखो ये मैंने क्या किया, आपकी ओवरीज को ड्रॉ किया। ठीक, इन ओवरीज को कनेक्ट करने के लिए यहाँ क्या रहेगी, एक ट्यूब रहेगी और इसी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये बहुत रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ, उतना क्लियर नहीं होगा बट यस आपका जो मैंने पॉइंट्स लिखा है उनको समझने के लिए ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड यस। ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है, ये काफी थिक लाइनिंग स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पास। ठीक, तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, आपकी ओवरीज है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ओवरी हो गया। मैंने क्या बोला था, ओवरी में क्या होगा, फीमेल गैमेटोजेनेसिस होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पास फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। वो फीमेल गैमेट को यहाँ से मूव करके कहाँ आना है, यूट्रस में, इस चैम्बर में आना। इस चैम्बर को यूट्रस बोलते हैं। तो ये जो ओवरी होती है, इस ओवरी से जो गैमेट निकलता है फीमेल गैमेट, वो ये पाथ फॉलो करती है। तो ओवरी से गैमेट को जब बाहर निकालना होता है तो यहाँ पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से आपकी जो फीमेल गैमेट है वो इजीली ओवरीज से बाहर आके यहाँ आ जाते हैं। ये आपका एब्डोमेन पोर्शन में ओवरीज वगैरह प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक पोर्शन मैंने बनाया है इसे आप बोल दोगे फिम्ब्रे, फिम्ब्रे। ठीक, फिम्ब्रे का फंक्शन क्या है या फिम्ब्रे की इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस यही है कि यहाँ से जो आपका फीमेल एग निकलता है या फीमेल गैमेट निकलता है उनको रिसीव करते हैं। और ये जो आपका पोर्शन है, ये जो ब्रॉड पोर्शन है, इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये जो पोर्शन है, ये फिम्ब्रे एंड ये ब्रॉड पोर्शन, इसको आप क्या बोल दोगे, इनफंडिबुलम बोल दोगे। फिर आपका जो ये पोर्शन आएगा इसे आप क्या बोल दोगे, ये आपका एम्पुला हो जाता है। एंड उसके बाद जो आप आगे देख रहे हो ये फर्दर काफी थिन हो गया
गया है अगर कंपेयर करो, तो इस पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, इस्थमस बोल देते हैं। ठीक, तो जो फैलोपियन ट्यूब है जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो कैसे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक वो पोर्शन है जो डायरेक्टली मतलब जो नियर टू ओवरी है या जो ओवरी को फेस कर रहा है, तो वो आपका इन्फंडिबुलम है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो एम्पुला है, और इस्थमस क्या है, जो यूट्रस को फेस कर रहा है। तो जब इस्थमस से आप आगे आएंगे तो आपको ये चेम्बर दिखेगा, और इस चेम्बर को ही हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस को आप वोम भी बोल सकते हो। यही वो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जहाँ पे आपका जाइगोट का जो भी मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का जो भी फॉर्मेशन हुआ होगा, तो जो ब्लास्टोसिस्ट आए होंगे वो यहीं कहीं आके रुकते हैं, कहीं अटैच करते हैं। वो सब चीज़ें हम लोग को आगे देखनी है। इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था प्री और वीडियो में। तो यहाँ क्या होगा, इम्प्लांटेशन होता है, और ये एक्चुअली में थोड़ा और नज़दीक रहता है। ये मैंने थोड़ा काफ़ी ब्रॉड बना दिया था, ऐसा इतना ब्रॉड नहीं रहता है, ये काफ़ी मतलब एकदम ऐसे कंजेस्टेड रहता है, काफ़ी कंजेस्टेड पोर्शन रहता है यहाँ पास। तो यहाँ जो एक और थिक लेयर ऐसे मौजूद रहती है, ये जो पोर्शन होता है, तो ये जो फर्दर थिकर पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। एंड आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ मैंने छोटा सा गैप छोड़ा हुआ है, तो ये एक कैविटी बनती है, और इस कैविटी को आप सर्विकल कैनाल बोल सकते हो। कैनाल बोल सकते हो। एंड इसके नीचे एक छोटी सी चैम्बर और रहती है, और उस चैम्बर को हम बोलते हैं वजाइना। क्या बोलते हैं इसे, वजाना। वजाना वो पोर्शन है जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, या कॉपुलेशन इसी पॉइंट पर होता है। तो यहाँ क्या है, जो आपका सर्वाइकल कैनाल है और जो वजाना है, ये दोनों मिल जाते हैं, और ये दोनों मिल के जो कैनाल बनाते हैं उन्हें बोलते हैं हम बर्थ कैनाल। क्यों बर्थ कैनाल बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बेबी का फॉर्मेशन, जो डेवलपमेंट हुआ वो यूट्रस में हुआ होगा, फिर उन्हें आउटसाइड द बॉडी डिलीवर करना होता है। तो डिलीवर करने के लिए ये सर्वाइकल कैनाल और वजाइना के पाथ को फॉलो करता है। तो ये आपका बन गया है बर्थ कैनाल। ठीक, तो जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट था, दैट इज पेयर्ड ट्यूब्स, आपका यूट्रस, आपका सर्वेक्स, आपका वजाइना, उसको मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट मैं डायग्राम के थ्रू आपको क्लियरली समझा दूं, एंड आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट था वो क्या था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया था। तो अब हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डिस्कस करने से पहले यूट्रस का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब यूट्रस के बारे में एक छोटी सी बात है, उसे आप अच्छे से देख लो। यूट्रस जो वॉल मैंने बनाई थी काफी थिक बनाई थी, मैंने कहा ना काफी थिक रहता है। तो ये जो यूट्रस वॉल है इसको मैं फिर से ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो यूट्रस की जो वॉल है जो कि काफी थिक रहती है, तो ये जो इसकी आपको लाइनिंग दिख रही है, ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है आउटर मोस्ट लेयर, एक होती है मिडिल वन, और एक होती है इनर मोस्ट लेयर। तो जो आउटर मोस्ट होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम। एक आपकी होती है बीच की, उसे हम बोलते हैं मीजोमीट्रियम। एंड एक आपकी इनर मोस्ट होती है। इनर मोस्ट का सेंस क्या है, जो यूट्रस चैम्बर है उसके तरफ है, उसे हम बोलते हैं एंडोमीट्रियम। एक्चुअली में इसे मायोमीट्रियम बेसिकली बोला जाता है। मीजोमीट्रियम टर्म यूज कर सकते हो, बट जो क्लियरली यूज किया उसे बोलते हैं मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। तो जो आउटर मोस्ट है पेरीमीट्रियम, वो सिंपल सी होती है, ये प्रोडक्शन का ही हेल्प करती है। फिर मायोमीट्रियम होता है। मायोमीट्रियम जो होती है इसका काफी इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारी लेयर्स इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, कवरिंग देगी एक। मायोमीट्रियम क्या होता है, ये स्मूथ मसल से बनी हुई होती है, और ये स्मूथ मसल्स में ही
क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जब डिलीवरी होती है, जब जो लेबर पेन होता है, तो यहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, बेबी को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब इस चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए ताकि बेबी आउटसाइड द बॉडी डिलीवर हो पाए, तो वो मायोमीट्रियम लेयर में ही होता है। एंड इनर मोस्ट जो होती है वो एंडोमीट्रियम होती है। वैसे तो एंडोमीट्रियम का फंक्शन अभी आपको आगे पढ़ना ही है कि एंडोमीट्रियम से क्या हेल्प मिलती है, बट एंडोमीट्रियम में आप याद रखिएगा कि यही वो लेयर है जिसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं और फिर जो मेंसेस फ्लो करता है, तो वो इसी लेयर में आता है। आपका पेरीमीट्रियम मायोमीट्रियम परमानेंट रहता है, इसमें कुछ चेंज नहीं आता है, बस खाली इतना होता है कि जब जेस्टेशन पीरियड एंड कर जाएगा तो मायोमीट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। बट एंडोमीट्रियम क्या होती है, आपकी टेम्पोररी होती है, ये एवरी साइकिल फॉर्म करती है। अभी जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि हर मंथ मतलब नियरली 28 डेज और 30 डेज के बाद एंडोमेट्रियम बनती है, और फिर से जैसे जैसे वो मंथ वो साइकिल एंड करता है, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ कर जाती है, खत्म हो जाती है, और उसी की वजह से ब्लड फ्लो होता है जिसे हम मेंसेस बोलते हैं। तो आपका जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी फीमेल में हो गया। अब हम फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया डिस्कस करेंगे। इनका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है एज कंपेयर टू मैन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, तो इनका एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक बार हम डिस्कस कर लें। इनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या पार्ट होता है, एक होता है मॉन्स प्यूबिस, एक होता है लेबिया मेजोरा, एक होता है लेबिया माइनोरा, एक होता है क्लाइटोरस। ठीक, एक पार्ट और है हाइमेन है, उसे थोड़ा एंड में बताऊंगी। मॉन्स प्यूबिया या मॉन्स प्यूबिस जो रहता है, ये क्या पोर्शन होता है, ये फैटी टिश्यू से बना होता है, एंड यही वो पार्ट होता है जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होती है। मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स प्यूबिया जो रहता है ये आपका फैटी टिश्यू से बना होता है, एंड इन्हीं के ऊपर प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ होती है। मॉन्स प्यूबिस के नीचे फोल्ड, स्किन का फोल्ड आता है, दो स्किन के फोल्ड्स आते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं नीचे आके। तो सॉरी, स्किन फोल्ड मैंने सिंगल फोल्ड लिख दिया था, स्किन फोल्ड रहेगा। तो ये जो दो स्किन फोल्ड्स रहते हैं उन्हें लेबिया मेजोरा बोला जाता है, और लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ और छोटे छोटे स्किन के फोल्ड्स मौजूद होते हैं। एंड क्लाइटोरिस क्या होता है, ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और ये कहाँ मिलता है, ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, एंड ये आपका जब लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा जिस पोर्शन पे आकर कंबाइन करते हैं, उनका जहाँ जंक्शन बनता है, उनके जंक्शन के पास ये दो छोटे छोटे टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दो रहता है। और यहाँ जो स्किन फोल्ड है वो भी कितनी रहती है, 2 रहती है, यहाँ भी 2 रहता है। लेबिया मेजोरा कलेक्टिवली आपका एक ही कहलाएगा, लेकिन उसमें जो स्किन फोल्ड है वो कैसा रहता है, 2 रहता है। लेबिया माइनोरा में भी यही रहता है। क्लाइटोरिस क्या रहता है, आपके फिंगर लाइक टाइनी स्ट्रक्चर्स रहते हैं। एक चीज होती है उसे बोलते हैं हाइमेन। ये जो हाइमेन होता है ये क्या करता है, पार्शियली कवर करता है, पार्शियली कवर्स वजाइना। ये जो वजाइना होता है इसको ये कवर करके रखता है, ठीक है, ये हाइमेन।
और ये हाइमन जो होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब हर एक फीमेल में पाया जाए। ये जैसे एथलीट्स वगैरह जो होते हैं उनमें इजीली ये ब्रेक डाउन कर जाता है। अदरवाइज जो वेरी फर्स्ट कॉपुलेशन होता है, वेरी फर्स्ट कॉपुलेशन के टाइम हाइमन ब्रेक डाउन कर जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हाइमन ब्रेकडाउन किसी और वजह से भी हुआ हो। जैसे बहुत सारे लोग एथलीट्स वगैरह जो होते हैं या स्पोर्ट्स वगैरह या बहुत ज़्यादा जो हार्ड या बॉडी वाला जो काम वगैरह करते हैं, तो उनमें भी ये हाइमन जो होता है वो इजीली ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक, तो आपका हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी डिस्कस। अब हमें क्या देखना है, मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल रहती हैं, मेमोरी ग्लैंड पेयर्ड होती हैं, और ये वो पोर्शन है या वो पार्ट है जिससे बेबी को न्यूट्रिशन आफ्टर द डिलीवरी प्रोवाइड किया जाता है, मिल्क प्रोवाइड या लैक्टेशन प्रोवाइड किया जाता है टू द न्यूली बॉर्न बेबी। मेमोरी ग्लैंड्स पेयर्ड होती हैं, ठीक है। एंड जो ये आपका मेमोरी ग्लैंड होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैटी टिश्यूज मौजूद होते हैं, एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज मतलब जो टिश्यूज होते हैं वो ग्लैंडुलर होते हैं, वो सिक्रीशन करेंगे, तो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं और वो फैटी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ वेरिएबल अमाउंट ऑफ एक्चुअली वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है। एंड ये वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट के बेसिस पे और उनके जो टिश्यूज उसके बेसिस पे ही उनका साइज डिफर करता है फीमेल टू फीमेल। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, इनके जो ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, तो इनका ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड होता है कुछ लोब्स में। जो ग्लैंडुलर टिश्यू उसमें लगभग 15 to 20 मेमोरी लोब्स वगैरह मौजूद रहते हैं। एंड ये जो आपका लोब्यूल है, मेमोरी लोब है, तो इसमें क्या रहता है, एक लोब्स में क्लस्टर्स ऑफ सेल्स मौजूद होती हैं, मिल्क सिक्रीटिंग सेल रहती हैं, क्लस्टर्स ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स मौजूद होती हैं। और इन सेल्स को क्या बोला जाता है, इन सेल्स को बोलते हैं एल्वियोली। ठीक, तो मेमोरी ग्लैंड में कौन सी सेल है जो मिल्क को सिक्रेट करेगी, एल्वियोली करेगी। एल्वियोली जब मिल्क को सिक्रेट करती है तो वो मिल्क कहाँ स्टोर होता है, वो मिल्क कहीं और स्टोर नहीं बल्कि एल्वियोली के ल्यूमेन में ही स्टोर होता है। यहाँ एक्चुअली मुझे एक वो ट्रेंड लिखना है, तो इसलिए मैं इसे इरेज कर रही हूँ ताकि वो ट्रेंड आप देख लो कैसे है। आपका क्या है, मेमोरी ग्लैंड है, ठीक। उस मेमोरी ग्लैंड में क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, उस ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर क्या मिलेगा आपको, मेमोरी लोब्यूल मिलेंगे, इन मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर आपको क्लस्टर्स ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स मिलेंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। एंड जब ये एल्वियोली मिल्क को सिक्रीट करेंगे, इनका जो मिल्क का सिक्रीशन होगा वो कहाँ स्टोर होता है, वो कहीं और नहीं बल्कि एल्वियोली के ल्यूमेन में, उसी की कैविटी में स्टोर हो जाता है। और फिर उसके बाद वो जो मिल्क स्टोर हुआ है इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली, वो भी एक पाथ फॉलो करता है टू गेट आउटसाइड द बॉडी जब एक बेबी उसे सक करे। सिक्रेटेड मिल्क स्टोर इन alveoli
ल्यूमन। ओके, इनके ल्यूमन में ये स्टोर कर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ल्यूमन से ये मैमरी डक्ट के मदद से आउटसाइड द बॉडी डिलीवर हो जाता है व्हेन अ बेबी सक्स दैट ग्लैंड। ठीक, तो हमारा जो लास्ट पार्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मैमरी ग्लैंड, हमने उसे भी डिस्कस कर लिया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने देख लिया है कि फीमेल में क्या क्या पार्ट्स मौजूद होते हैं और ये चारों पार्ट्स मिलके इंटीग्रेट करके एक फीमेल को फर्टाइल बनाते हैं। दैट मतलब उसके मदद से एक फीमेल एबल होती है टू रिप्रोड्यूस अ न्यू यंग वंस विद द हेल्प ऑफ अ मेल मेट। तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगी। हमने ये तो देख लिया कि गैमेटोजेनेसिस मेल्स के केस में कहाँ होगी, टेस्टिस में, फीमेल्स के केस में कहाँ होगी, ओवरीज में। लेकिन जो गैमेटोजेनेसिस होगी वो कैसे होगी, क्या ट्रेंड फॉलो करेगी, कब होगा, प्यूबर्टी के टाइम होगा कि प्यूबर्टी के बाद होगा या बर्थ के टाइम होगा, तो इन सारी चीजों को हमें अब डिस्कस करना है। हमने अब क्या पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। और पहले हम किसको पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले आपको पहले थोड़ी सी पीछे की चीज रिकॉल करनी पड़ेगी। हम लोगों ने देखा था पहली वाली वीडियो में कि जो साइट है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस वो क्या थी, टेस्टिस थी। तो ये कहाँ होगा, अकर्स इनसाइड टेस्टिस। ठीक, एंड ये जो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस का मेल्स के केस में कब स्टार्ट करता है, एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी वो स्टेज है जहां पास जो ह्यूमन है दे हैव द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से उनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के एग्जैक्ट साइट क्या है, मतलब टेस्टिस तो है, लेकिन टेस्टिस के अंदर हमने जब स्ट्रक्चर बनाया था कुछ हमने बोला था ये आपका अंदर कई सारे हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, 1 to 2 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स मौजूद, जिन्हें हम क्या बोलते थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते थे। तो ये जो ट्यूब्यूल्स थे इनमें अंदर की तरफ दो तरह की सेल्स मौजूद होती थी और इन दोनों ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप रहता था वहां अलग तरह की एक सेल मौजूद होती थी। तो अंदर की तरफ इनर साइड जो सेल्स थी वो दो थी। एक क्या थी आपकी, मेल जर्म सेल्स, और एक आपके होते थे सर्टोलाई सेल्स। ठीक, तो जो मेल जर्म सेल्स हैं ये इन्हीं को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये एक्चुअल में आपके क्या है, मदर सेल्स हैं। मतलब यही वो सेल्स हैं जिनसे आपके मेल गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है। और सर्टोलाई सेल्स के लिए पीछे भी मैंने बताया था कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग सेल्स होती हैं। जो भी आपके स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा वो सर्टोलाई सेल से बनता है। यहाँ बस क्या है, एक सेलुलर डिवीजन का ट्रेंड लिखेंगे, उस ट्रेंड के थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया से हमें एंड रिजल्ट में स्पर्म्स मिल जाते हैं। होता क्या है कि अंदर की तरफ कई सारे इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया मौजूद होते हैं। ये जो इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया है इनमें लगातार माइटोटिक सेलुलर डिवीजन चलता जाता है और इनके नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर इनिशियली एक स्पर्मेटोगोनिया था वो डिवाइड करेगा, दो बनाएगा और उन दोनों में सेम क्रोमोसोम नंबर रहेगा जैसा कि पेरेंट सेल में था, फिर लगातार वही ट्रेंड वो फॉलो करेगा। तो जो आपके इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया है इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 का 46 रहेगा या ये डिप्लॉयड ही रहेंगे। ठीक, तो जो आपके ये स्पर्मेटोगोनिया है, चलिए अभी ये इमेच्योर वर्ड हम हटा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि अभी ये क्या है, ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया हैं। और अब इन स्पर्मेटोगोनिया का, या ठीक है लिखा रख दीजिए वरना आपका डिफ्रेंसिएशन वाला स्टेप छूट जाएगा। अब इनमें होता है सेलुलर डिफ्रेंसिएशन। पहले ये क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस इनका लगातार डिवीजन होता चला जाएगा और हमें एंड में स्पर्म्स मिल जाते, नहीं। इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया का होता है सेलुलर डिफरेंशिएशन जिससे हमें मिलती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक,
फिर ये जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिला है, इसका होता है माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, सॉरी मियोटिक डिवीजन। इनका फर्स्ट मियोटिक या रिडक्शनल डिवीजन होता है, और जो स्ट्रक्चर बन के आएंगे उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, और हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या मिल जाएगा, आपका स्पर्मेटाजोआ मिल जाएगा या स्पर्मेटिड्स मिल जाते हैं, ठीक। फिर स्पर्मेटिड से ये स्पर्म्स में मैच्योर कर जाते हैं। पहले तो ये सेल सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर टेल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी यहाँ हमने क्या देखा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है उनमें क्रोमोसोम क्या है, 46 है, विच मीन्स कि डिप्लॉयड है। इनका डिफरेंशिएशन हुआ है और इन्होंने बनाया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसी होंगी, डिप्लॉयड ही होंगी। इनका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ होगा। एक बार मियोटिक डिवीजन को रिकॉल करिए, मियोटिक डिवीजन में 2 स्टेप में डिवीजन होता था, मियोटिक 1 एंड मियोटिक 2। जो मियोटिक 1 होता था उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता था, एंड मियोटिक सेकंड में सेम डिवीजन होता था। एंड रिजल्ट पे हमें 4 सेल्स मिलती थी जो कि हैप्लॉइड हो जाती थी। तो ये आपका 2n है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो ये आपका n हो गया होगा, क्योंकि जो पहला मियोटिक होता है वही एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन होता है, जबकि ये माइटोटिक के जैसा ही रहता है। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही मिलता है, और फिर ये फर्दर मैच्योर करता है स्पर्म्स में, जो कि हैप्लॉइड रहेगा। और स्पर्म्स कुछ और नहीं बल्कि आपके क्या है, मेल गैमीट है। तो ये ट्रेंड क्या है, इसको आप अच्छे से समझ लो, और इसमें आप ये चीज जरूर देख लेना कि कौन सा पार्ट आपका हैप्लॉइड है, कौन सी सेल आपकी डिप्लॉइड है, या कौन से स्टेप में आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ के रखनी है, क्योंकि ये हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड वाला जो केस होता है इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड हो भी सकते हैं अगर ये चीज आप क्लियरली इसको समझोगे नहीं, ठीक है। तो ये तो हम लोग ने देख लिया कि कैसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ एक छोटा छोटा टर्म आएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस आएगा एंड स्पर्मिएशन आएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनको आप देख लो तो आपका मेल गैमेटोजेनेसिस हो गया कंप्लीट। इसमें देखो आपका क्या पोर्शन है, एक हमने क्या स्ट्रक्चर बोला, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन है एक आपका, एक है आपका स्पर्मियोजेनेसिस, मियोजेनेसिस। देखो कंफ्यूज मत होना, ऊपर जो हमने लिखा है नेट वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पूरा वो स्ट्रक्चर है या ये पूरा वो प्रोसेस है जिसमें कुछ इस तरह से प्रोसेस चला होगा इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और हमें क्या मिला होगा, स्पर्म्स मिल गए होंगे। ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें 2 छोटे छोटे स्टेजेस हैं या 2 छोटे छोटे प्रोसेस हैं, एक है स्पर्मिएशन, एक है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, कुछ और नहीं बल्कि जो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बने हैं उसी को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है आपका स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनना, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। जब ये स्पर्म्स फॉर्म कर जाते हैं तो इनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोलाई सेल। सर्टोलाई सेल से इन्हें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है। लेकिन जब इजैकुलेशन की बारी आती है तो उन स्पर्म्स को क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना है। वो जो डक्ट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पीछे देखा तो उस डक्ट के पाथ को उनको फॉलो करना है, एंड देन उनको आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया बाहर आना है। तो वो जो प्रोसेस होता है स्पर्म्स का सर्टोलाई सेल से या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना, उसी को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि जो ये प्रोसेस चला प्यूबर्टी स्टेज पर आकर, तो प्यूबर्टी स्टेज पर आकर ऐसा क्या हो जाता है इनसाइड अ मेल बॉडी कि उनके अंदर ये प्रोसेस चलने लग जाता है, जो भी हम लोग ने देखा सेलुलर डिवीजन वगैरह, स्पर्म्स का फॉर्मेशन वगैरह, ऐसा क्या हो जाता है।
ये जो चीजें हैं ये एक्चुअल में केमिकल कोऑर्डिनेशन की चीजें होती हैं, हार्मोनल रोल होता है। तो वो हार्मोनल रोल हमें देखना है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये जो प्रोसेस है, उसके ऊपर हार्मोनल्स का क्या कंट्रोल है, क्या रोल है, वो चीज हमें आप डिस्कस करनी है। हार्मोनल कंट्रोल देखना है, बड़ा सिंपल सा है। इसमें दो ही हार्मोन्स आने वाले हैं। अच्छा, आपने 11th में ये पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा होगा। इन केस नहीं पढ़ा है तो रिवीजन करना चाहो तो कर सकते हो। सेम इसी चैनल पे 11th के भी चैप्टर्स अपलोड किए जा रहे हैं, आप वहां देख सकते हो। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है, ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ये हार्मोन कहाँ जाके एक्ट करता है? ये हार्मोन एक्ट करता है, एक्ट्स या इफेक्ट या मैसेजेस, किसको मैसेज देता है ये? एंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड को। ये एंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर एक्ट करता है या एंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड पर जाता है और इसको बोलता है भाई अब आपको दो हार्मोन सिक्रीट करने होंगे। तो ये एंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं दो हार्मोन, LH एंड FSH। LH मतलब क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एंड FSH क्या होता है आपका? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या है आपका? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एंड आपका FSH क्या होता है? आपका FSH होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, तो ये दो हार्मोन को हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्या है? गोनाडोट्रोफिन्स हैं। इसीलिए देखो इनका नाम क्या पड़ता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये वो हार्मोन है जो गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करवाएंगे। किससे करवाएंगे? एंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड से कराएंगे। और जब ये रिलीज करेगा तो ये कौन से दो हार्मोन रिलीज करेगा? LH एंड FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो लेडिंग सेल के ऊपर एक्ट करता है। एंड लेडिंग सेल का फंक्शन पीछे आपको हमने बताया था कि ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स वगैरह होते हैं, सेकेंडरी हार्मोन, मतलब जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं, इनको सिक्रेट कराता है। एंड FSH किसके ऊपर एक्ट करता है? सर्टोलाइज सेल के ऊपर एक्ट करता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस FSH हार्मोन, सर्टोलाइज सेल क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द स्पर्म्स या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के टाइम जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो, प्लस वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कराने में पूरा हेल्प करता है। कौन? FSH। ठीक, तो ये आपका हो गया हार्मोनल कंट्रोल भी, कि बस सिंपल है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकलना है, कहाँ जाना है? एंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड पर जाके उसको एक्ट करना है और वो रिलीज कराएगा LH FSH, जो कि लीडिंग और सैटेलाइट सेल्स पर एक्ट करते हैं। और इनके केमिकल कोऑर्डिनेशन के वजह से आपका जो मेल गैमेटोजेनेसिस है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, वो कंप्लीट हो पाता है स्मूथली। और ये किस स्टेज पर होता है? प्यूबर्टी स्टेज पर होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक बार जो मेल गैमीट है दैट इज स्पर्म, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस वीडियो का लास्ट टारगेट है मेल गैमेट को डिस्कस करना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, एक थोड़ा हेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। फिर बीच में एक छोटू सा पोर्शन रहता है, फिर एक ऐसे थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट एज कम्पेयर टू दिस, थोड़ा पतला रहता है। और फिर इसके बाद
एक पतला सा फिलामेंट जैसा कुछ दिखता है, ठीक, ऐसा कुछ रहता है। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम हेड बोलते हैं। ये जो पोर्शन है पतला सा एक बीच में, उसे हम नेक बोलते हैं। ये हमारा होता है मिडिल पीस एंड ये हमारी होती है टेल, ठीक। हेड पोर्शन में एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस दिखेगा जो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहेगा। इस न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप रहता है और उस कैप को हम बोलते हैं एक्रोसोम। इसका क्या काम है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये आपका क्या है, एक्रोसोम है। हेड में इलोंगेटेड न्यूक्लियस मौजूद है। यहाँ आप चाहो तो लिख लो हैप्लॉइड न्यूक्लियस। बीच में ये क्या है, नेक पोर्शन है। मिडिल पीस में क्या रहता है, ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। यहाँ पास माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं और जो कि काफी ज्यादा नंबर में रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों मौजूद है, यहाँ ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि आपका जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ टेल। वो मूव करेगा, लेकिन उसको अपने मोशन के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सेम एडवाइस है, आप इस चैनल पे फिर से पढ़ लेना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है कि वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कराता है। तो इनको अपने मोशन के लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। तो वो एटीपी के प्रोडक्शन के लिए यहाँ क्या चाहिए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होता है। तो इनके मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने स्पर्म का बनाया है और इसमें फर्दर चीजें भी डिस्कस करनी है। एंड प्लस आपको फीमेल की oogenesis दैट इज फीमेल गैमेटोजेनेसिस भी डिस्कस करना है एंड इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है। सो बस तब तक आप ये वीडियो देख लें, इसे अच्छे से पढ़ लें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।